जोधपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर इनप्रिप की टीम आज निकल पड़ी है एक ऐसी कहानी तक पहुंचने के लिए जो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, एक सफर है। ये सफर है हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव की बेटी का, जिसके सपने बड़े थे लेकिन हालात उतने आसान नहीं थे। कभी रिसोर्सेज की कमी थी, कभी रास्ते मुश्किल थे, पर उसने कभी अपनी मेहनत कम नहीं होने दी। रातों की नींद छोड़कर घर की जिम्मेदारियों के बीच एक सपना उसने दिल में संभाल कर रखा, एम्स भटिंडा का वाइट कोट पहनने का। और आज 9 से 10 में AIR 15 लाकर ममता ने सिर्फ एक एग्जाम नहीं क्रैक किया, बल्कि हर उस बेटी की उम्मीद दी है जो छोटे शहरों और गांव में रहकर बड़े सपने देखती है। ये एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं, ये कहानी है हौसले की, त्याग की और उस यकीन की जो हर मुश्किल से बड़ा होता है। मैं हूँ मानता, 9 से 10 टॉपर, AIR 15। ये है मेरी प्रिपरेशन जर्नी। ऑल इंडिया रैंक 15, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करके दिखाया है हमारी मानता ने। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे बहुत ही खास और बहुत ही अपने स्टूडेंट से, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में नॉर्सेट 10 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 15 लेकर आए हैं, और अब उन्हें उनका मनपसंद एम्स मिल जाएगा। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको और अंकल आंटी दोनों को, थैंक यू। पूरी फैमिली को, कि ये आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमेशा ये चीज़ आपके साथ अब जुड़ गई है कि भाई मानता की ऑल इंडिया रैंक 15 आई थी। तो सबसे पहले तो बच्चों को कुछ अपने बारे में बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मानता है, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने 9 से 10 के अंदर 15 रैंक है वो सिक्योर की है। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने फर्स्ट बार, जैसे मैं तो बाहर ही थी तो मैंने फ़ोन चेक नहीं किया था। जैसे ही मैंने चेक किया फ़ोन तो सब मेरे दोस्त और फ्रेंड्स वगैरह के मैसेज आ रखे थे कि मानता तुमने तो नाम रोशन कर दिया हमारा, तो मतलब बहुत अच्छी रैंक आई है। तो मेरे को तो एकदम से ऐसे एंजाइटी हो गई। मैंने कहा पता नहीं मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मेरा हो गया क्या? बोले भाई हो गया क्या, तूने तो टॉप कर दिया। मैंने कहा ओ भाई। फिर मैंने डैडी को बताया, मैंने कहा डैडी मैंने तो टॉप कर दिया, मेरी 15 रैंक आई है। फिर डैडी बहुत खुश है। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर मेरे भैया का कॉल आ गया। तो मतलब ऐसे करके बहुत खुशी हुई, मम्मी डैडी भी बहुत खुश हुए। उन्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपकी खुशी मुझे ऐसा लग रहा है पूरे गांव तक पहुंच चुकी है, धीरे धीरे यस यस। हनुमानगढ़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो इतना अच्छा सेलिब्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा है किसी की भी रैंक का, एंड होना भी बनता है। क्योंकि शुरुआत में जब हम आए थे तो शायद हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। चलिए, आपकी प्रिपरेशन के बारे में तो मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अब जैसे ही नेक्स्ट नॉर्सेट आएगा बच्चों के सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड बच्चे पूछते रहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे आपके पेरेंट्स से भी पूछना है कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि सबसे क्लोजली, सबसे पास से आपने ही मानता को देखा होगा जब उसने पढ़ाई की होगी, या कि कोई दिन ऐसा आया होगा जब उसे लगा होगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन ऐसा बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं मेरी मेहनत रंग लाएगी नहीं लाएगी, है ना? तो क्या ऐसा कभी हुआ था? और सबसे पहले तो जब पहली बार आपको रिजल्ट पता चला तो आपको कैसा लगा? वो तो बढ़िया बढ़िया लगा मैं। हाँ, वो तो बढ़िया मैं और जैसे वो तैयारी कर रही थी तब, तो उस टाइम की कोई बात आपको याद आती हो कि हाँ उस टाइम पे हमने उसे समझाया हो, या फिर आपसे कुछ उसने बातें की होंगी, या आपने बहुत पास से देखा होगा उसने कितनी मेहनत की है, उस बारे में आप कुछ मेहनत तो बताना बहुत ज्यादा चाहेंगे? की है। बहुत ज्यादा नहीं उठती तो बहुत 4 बजे उठती, 4 बजे उठ के पढ़ती। शाम ने मैं तो सो जाता, माने पता को नहीं के टाइम सुनती, इतनी पढ़ती। क्या कोई ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई बात ऐसी याद आती है नॉर्सेट की प्रिपरेशन से पहले भी, जब आपको ऐसा फील हुआ हो कि मुझे मेरी फैमिली से शायद कुछ अलग मिला है जो शायद बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है? बस वही मैम कि मेरे मम्मी डैडी ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मतलब उनको लगता है कि लड़के कम पढ़ते हैं और लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है, तो बोलते हैं कि लड़कियों को फिर पढ़ाना चाहिए। भी मेरी मम्मी तो हमेशा बोलते हैं कि लड़कियां अगर पढ़ जाती है और अगर वो जॉब लग जाती है तो वो 3 घर का ही नाम रोशन कर देती है, एक खुद का, एक माता पिता का और एक अपने मतलब ससुराल का। तो मम्मी तो बोलते हैं कि पढ़ाना ही चाहिए। और दूसरे जैसे हमारे गाँव में भी और जो औरतें हैं तो वो ऐसे बोल देते हैं कि आपने तो बाहर भेज रखा है और ऐसे। तो मम्मी डैडी बोलते हैं कि हाँ भेज रखा है तो हमें विश्वास है और हमारी बेटी के किसी दिन तो अच्छा करेगी, आप देख लेना। तो मतलब ऐसे करके तो अभी जैसे ही रिजल्ट आया और सब इतने खुश हैं तो मम्मी डैडी को ऐसे लग रहा है कि हाँ हमने सही किया है अभी बाहर भेज कर।
नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ और बच्चे भी यही जानना चाहते होंगे कि भाई सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि नॉर्सेट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है? अभी तो आपने रैंक सिक्योर कर दी है और कैसे उसके लिए पढ़ना है, रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सवालों के जवाब आपने कैसे ढूँढे थे? यस मैम, वो मैं इन जोधपुर से मैंने किया था, तो हमारे सीनियर्स हैं वो सारे मतलब सिलेक्ट होते थे। तो मतलब एक बैच से काफ़ी सीनियर्स सिलेक्ट हो जाते थे, तो हम उनसे बात करते थे कि बॉस आपने कैसे प्रिपरेशन किया? तो उन्होंने हमें ये चीज़ बता दी, तो हमें वहाँ से पता चल गया था कि हाँ, हमें नोट से देना और प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो जैसे बॉस हमें गाइड कर देते थे कि आपको कब स्टार्ट करना है। तो मैंने तो थर्ड ईयर के लास्ट में स्टार्ट कर दिया था। मुझे एनप्रेप के बारे में भी पता चला कि ऐसे करके कोचिंग है, क्योंकि वो हमारे ही मतलब सीनियर्स वहाँ पे थे, तो मुझे पता चल गया था। तो मैं वहाँ पे मतलब टेस्ट वगैरह सब देती थी और क्वेश्चन बैंक वगैरह मैंने सॉल्व किया है। तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली, तो मुझे ऐसे एक आइडिया हो गया कि हाँ, ये ऐसी चीज़ें आती है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंस है और मुझे उनको कंप्लीट करना है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि हमें एक सिंगल रिसोर्स ही रेफ़र करना चाहिए एंड वो क्या होना चाहिए? या फिर आपको बुक्स करनी चाहिए या आपको जैसे आपने क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व किया है, तो आपको क्या डिफ़रेंस लगा दोनों में? एक्चुअल तो ये था कि मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज से मेरे को डाउट्स बहुत आ रहे थे। मतलब कि कुछ कोचिंग वाले हैं कि कुछ बता देते हैं, मतलब ऐसे करके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और बहुत सारी बुक मैं कर रही थी, तो उससे भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही रिसोर्सेज को मैं यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज़ उन पर ही अगर मैं ट्रस्ट करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। वो एक चीज़ लेकर मेरे को मतलब चलना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरे को एक ही रिसोर्सेज है वो यूज़ करना है, और उसके लिए फिर मैंने अनप्रेप को जॉइन कर लिया। ठीक है। एंड एक और सवाल बच्चों के मन में रहता है, जैसे यू वर लर्निंग कि आप कॉलेज के साथ-साथ पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद पढ़ने का सोचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू सही टाइम कौन-सा होता है हमारा जब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जब थर्ड ईयर हाफ हो जाता है तभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना तो बहुत होता है। मेरे हिसाब से एक नोटसेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 6 मंथ की प्रिपरेशन तो बहुत है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो 6 मंथ के लिए तो निकल जाता है। इतना भी मतलब मुझे तो नहीं मतलब हार्ड इतना लगा। भी मुश्किल नहीं है। हाँ, वो नहीं है। ठीक है, ये वाला हुँ, कॉन्फिडेंस जो है वो बाकी बच्चों के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए कि इतना भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है हुँ, जितना बच्चा सोचते हैं। इतना तो नहीं है। चलो, अच्छा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ता है कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है। बाकी आपसे तो बातें करनी ही हैं। मैं आंटी जी से भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं तो बस बोल दियो सर भी, मैं तो यहाँ इतना चाहूंगी मेरी बेटी आपको भविष्य सुधारिए, तो आप गए और भी सब सभी की भी हेल्प करे मेरी बेटी, हेल्प करके और अच्छी तरह आपको काम करे, आपको देखभाल आप काम की खूब करे। ठीक है, आंटी बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ एग्ज़ाम ही क्रैक करना काफ़ी नहीं है, एग्ज़ाम कर दिया है चलो क्रैक, लेकिन अब आगे हॉस्पिटल जाएगी, जॉब करेगी, बाकी सबकी हेल्प करेगी, वो भी हाँ अच्छा है बहुत वो। ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। चलिए, तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि जब आप मल्टीपल रैंडम चीज़ों से एक रिलायबल रिसोर्स पर शिफ्ट होते हो, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, प्रिपरेशन भी हमारी एनहांस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बहुत डाउट रहता है, जैसे अब बच्चे नॉर्सेट 11 के लिए अपीयर होंगे, तो उन्हें डाउट रहता है कि प्रिपरेशन का फ्लो रखना किस तरीके से है? कब उसे लेक्चर वीडियोज़ देखनी है, नोट्स पर कितना ध्यान देना होता है या फिर रिवाइज़ कब करना होता है, क्वेश्चन कितने सॉल्व करने होते हैं? तो इफ़ यू कैन टेल कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से की थी, कॉलेज टाइम के साथ-साथ आपने अपना फ्लो कैसे रखा था? तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मेरा तो अलग ही था, क्योंकि मैंने तो कॉलेज के साथ में ही किया था। तो मैंने थर्ड ईयर के लास्ट में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, जैसे आपने कॉलेज के साथ-साथ अपनी पढ़ाई करी है, बट कॉलेज बहुत बिज़ी होता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, पोस्टिंग्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है। तो उसके साथ आपने अपना फ्लो कैसे मैनेज किया? आप कब कौन-सी चीज़ें प्रैक्टिस करते थे? जैसे क्वेश्चन कब लगाए? इतना टाइम आपने कैसे निकाला कि इतना सारा सिलेबस आपने 6 महीने के अंदर कवर किया? मैम, जैसे हमारा कॉलेज का टाइम था कि 5 बजे तक तो हमारी क्लासें होती थी, तो जैसे ही हम क्लास से निकलते थे, तो हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी है कॉलेज की, तो मैं वहाँ जाती थी। तो वहाँ पे मुझे कुछ भी वीडियो लेक्चर्स देखने होते थे या फिर कुछ भी स्टडी करना होता था सब्जेक्ट का, तो मैं वो वहाँ पे करती थी। फिर अपना हॉस्टल टाइम था, तो वहाँ पे भी हमारी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे भी मैं चली जाती थी। तो रात को मतलब 2 बजे तक मेरा रहता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं वीडियो लेक्चर पहले कंप्लीट करती थी। मेरा टारगेट था कि 5-6 तो मुझे डेली के करने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 मंथ के लिए लिया था, तो मेरे को फटाफट अब पहले सिलेबस कंप्लीट करना था।
तो वो मैंने वहाँ पे कंप्लीट करती थी। उसके बाद में फिर मैं उनका रिवीजन करती थी। फिर मेरे पास में ऐसा था कि थ्योरी का तो था कि मेरा मतलब एक्सपोज़र भी काफ़ी था, तो मैं वहाँ पे जो पेशेंट वगैरह थे उनकी फाइल्स वगैरह पढ़ती थी, तो मेरे को आइडिया लग जाता था कि अच्छा ऐसे करके ऐसे मतलब डिजीज़ वगैरह का सब। तो फिर मैं आके मतलब ऐसे सोचती थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो उसके लिए जो भी मैंने अपनी बुक प्रेफ़र की है तो उनसे मैं क्वेश्चन वगैरह निकालती थी। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट भी आते रहते हैं ऑनलाइन और क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो वो भी मैं वहाँ से भी करती थी। चलिए, तो मेन जो आपने हाइलाइट किया है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपने बहुत अच्छे से हाइलाइट किया है कि यस थ्योरी को तो टाइम दिया है लेकिन उतना ही रिवीजन को भी दिया है और उतना ही आपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। ओके, तो क्वेश्चंस का जैसा मैं आपका डैशबोर्ड देख पा रही हूँ तो आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, 4000 के अराउंड क्वेश्चंस इवन आपने प्रैक्टिस किए हैं एंड नाश्ता की भी आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही है। तो व्हाट अबाउट दैट, मतलब नाश्ता ने कितना आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प किया है? मैम ऐसा था कि नाश्ता तो मैंने नोट से जैसे 9 हुआ था, तो मैं तो एलिजिबल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने नाश्ता अटेम्प्ट किए थे, तो तब भी मेरी काफ़ी अच्छी मतलब रैंक आती थी वहाँ पे। तो मतलब नाश्ता से तो काफ़ी हेल्प मिली है। मतलब नाश्ता में ऐसा था कि जैसे वहाँ पे जो क्वेश्चन का सेटअप होता है नोट सेट में, तो वैसा सेटअप मुझे कहीं नाश्ता में देखने को मिला था। तो नोट सेट 9 का जैसे कि मैंने किया था, तो तब मेरा अच्छा गया था, तो तब तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे को था कि मुझे नाश्ता देना है, देना है। तो मतलब मैं जैसे ही आता था कि जैसे नोटिस आ जाता था कि अभी आप उसका रजिस्टर वगैरह कर दो, तो मैं करती थी, मतलब नाश्ता दिए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, फिर उनका रैशनल भी अगर मैं देखती थी तो मुझे अच्छा ही देखने को मिलता था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो फिर अभी जब मेरे को नोट सेट 10 देना था, तो तब भी मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे, तो फिर मैंने रजिस्टर कर दिया। मैंने अपने दोस्त वगैरह को भी बताया कि आप ऐसे करके दे सकते हो, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो नाश्ता तो काफ़ी अच्छा मतलब उस लेवल का ही था, वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे कि अपने को मेन नोट सेट में देखने को मिलता है। ठीक है, आप थोड़ा अराउंड आपको याद तो रहेगा कितने नाश्ता अभी तक आपने अटेम्प्ट किए हैं एंड उसके अंदर आपकी रैंक इम्प्रूव हुई है या फिर कैसी-कैसी रैंक आपकी रहती थी? नोट सेट 9 में भी शायद मैंने 4-5 के समथिंग दिए थे और अभी भी इतने ही हुए हैं, हुँ, तो 10-12 के समथिंग मैंने नाश्ता मतलब दिए टोटल होंगे। सारे ही आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। हाँ, ठीक है, तो मैंने आपकी सब। रैंक का कुछ पैटर्न आपने नोट किया कि स्टार्टिंग से लेकर बाद में इम्प्रूव हुई या फिर ऐसा कुछ आपने? हाँ हाँ, नाश्ता जब मैं ऐसा तो मतलब क कभी-कभी ऐसा होता था कि मुझे भी ऐसे लगता कि ठीक है ना, अभी तो जैसे नोट सेट 9 में मैंने दिया था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे तो नोट सेट देना तो है नहीं, तो हुँ, मैं कभी-कभी तो जल्दी-जल्दी में निकाल देती थी। तो उस टाइम तो मेरा थोड़ा कम रह जाता था, लेकिन हाँ, जब मेरे को ऐसा होता था नहीं मुझे रैंक लानी है, अच्छा मतलब दिखना है, तो फिर मैं अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन करती थी, तब मेरी अच्छी मतलब रैंक आती थी 16-17। कभी-कभी मतलब ज़्यादा भी चली जाती थी, 69 ऐसे भी 70 या फिर लेकिन ये कभी तो प्रेडिक्शन 200। मुझे लग रहा है कि पूरा सच ही हो गया, वहाँ पे 16 आ रही थी, इधर हाँ, बल्कि अभी आपने जब थोड़ा एक इंक्रीज़ ही कर दिया है। नोट सेट 10 मुझे देना था, तो उससे पहले मैंने जस्ट पहले नाश्ता दिया था लास्ट वाला, तो उसमें मेरी मतलब नोट सेट का जो प्रिडिक्शन जो रैंक थी वो मेरी 1 ही थी। तो उसका मैंने स्कोर कार्ड भी मेरे भैया को भेजा था कि मैंने नाश्ता दिया और उसका ये वाला रहा है, तो भाई ने बोला अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब ठीक है, मुझे वहाँ से ऐसे कॉन्फिडेंस मिला, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसे नाश्ता में अगर मेरे अच्छे नंबर आ जाएँगे, अच्छी रैंक आ जाएगी, तो हो सकता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ वहाँ पे भी। ठीक है, तो भाई नाश्ता का प्रेडिक्शन तो आपका सच हो गया। एआईआर 16 से 15 आ गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इवन 1 प्रेडिक्ट हुई थी तो बहुत ही अच्छी रैंक आपकी आई है। बट साथ ही में आपने बहुत सारे हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज करते हुए अपना टाइम निकाला है, टाइम मैनेज किया है और हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है। हम उन्हें ये तो बोल देते हैं कि आप कॉलेज से ही पढ़ना शुरू कर दो, इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन करो और जैसे ही बाहर निकलोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर दो। लेकिन टाइम मैनेज करना कैसे होता है, वो आप उनको बहुत अच्छे से बता पाओगे। यस मैम, मेरा तो ऐसा था कि मतलब क्लास होते ही जैसे कि मैंने वो चीज़ तो बता हुँ। दिया है, लेकिन ऐसा था कि अगर रास्ते में मैं चल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 क्वेश्चन तो कर ही सकती हूँ, तो मैं तो रास्ते में चलते-चलते भी कर लेती थी। क्योंकि ऐसा ही था कि हमारा तो बहुत ज़्यादा ऐसा शेड्यूल था कि जाना है इंटर्नशिप के लिए भी हमें जाना है, तो मॉर्निंग हुँ। ही जल्दी जाना है, फिर वहाँ पे भी काम करना है। लेकिन वहाँ पे भी जब हमारे पास ब्रेक होता था लाइक हाफ आवर का या फिर 1 आवर का हमें देते थे, सर बोलते थे कि आप अभी ब्रेक पे जा सकते हो। तो उस टाइम हम हमारे ग्रुप के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। और बाकी टाइम आपने किस तरीके से, मतलब रिवीजन का टाइम कैसे निकाला या इतने सारे क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस किए हैं या फिर एक फेज़ वो भी आया होगा इंटर्नशिप के बाद वाला, है ना? जब कॉलेज खत्म हो जाता है और पेपर आने वाला होता है, तब कैसे मैनेज किया? हाँ, कॉलेज के बाद से मेरे पास सिर्फ 1 मंथ था।
तो मेरे को ऐसा था कि मुझे सारा सिलेबस एक बार रिवीजन करना है, साथ में उनके क्वेश्चन बैंक भी करने हैं। तो वही जैसे मेरे को 2 दिन में थ्योरी करनी थी और 2 दिन में मेरे को ऐसे था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो एक बार तो पूरा सिलेबस हो ही जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ना 15 दिन का 20 दिन का वो बना लिया था कि 20 दिन के लिए मुझे ये करना है। फिर बीच का जो 10 दिन का टाइम पीरियड था उसमें मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ करती थी। उसके साथ ही अगर कोई यूट्यूब पर मुझे क्लासेस दिख जाती थी लाइक अनप्रेप वगैरह की, तो वो मैं देख लेती थी। और उसके साथ ही मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन थ्योरी करने के बाद में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे, और साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिया था, तो उस टेस्ट सीरीज़ से मैं हमेशा टेस्ट देती थी। डेली उन टेस्ट को मुझे कंप्लीट करना होता था। एक टेस्ट मैं डेली देती थी, फिर उसमें जो भी मेरी गलतियाँ होती थी उनको सबको मैं लिख लेती थी। फिर उनको बार-बार मैं देखती थी कि कहाँ गलती हो रही है। अब ऐसे ही है कि सारे टॉपिक्स ऐसे रिवाइज़ ही होते रहते हैं, दोबारा-दोबारा मतलब वही चीज़ें आती हैं, थोड़ा-सा मतलब घुमा-फिरा के क्वेश्चन की बनावट होती है ऐसे तो। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं था, मतलब रिवीजन करना फटाफट हो जाता था। फिर मैं मेंस का पेपर देने बैठी तो भाई इतना ईज़ी पेपर लगा मुझे, मैंने फटाफट उनको 15-20 मिनट पहले ही मैंने कर दिया, और उसमें भी मैं 3-4 बार उनका मैंने मतलब देख लिया रिव्यू कि मैंने सही तो किया है ना। मतलब मुझे तो ईज़ी लगा, मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा इतना ईज़ी पेपर भी कोई बना सकता है क्या? तो मतलब जब ऐसे ऐसा होता है करके ना कि हम बहुत ही ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ। कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो फिर हमें पेपर ईज़ी लगने लग जाता है। ठीक है। एक ये भी सवाल बच्चों का रहता है बहुत ज़्यादा कि प्री और मेंस के बीच में हमें ज़्यादा किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? क्या हमें रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर अपन थ्योरी नहीं करेंगे तो मतलब ठीक है क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन मैंने जैसे ऐसे ट्राई किया था कि मैं 2 दिन तक मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं क्वेश्चन ही लगा लेती हूँ, थ्योरी का रहने देती हूँ। लेकिन जब मैं लगा रही थी ना तो मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरी थ्योरी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है। हुँ। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, 1 दिन का ही तो टाइम लगेगा, क्योंकि थ्योरी अगर आपने मल्टीपल टाइम्स कर रखी है तो 1 दिन तो बहुत होता तो है मतलब उसको एक बार देखने में। रिवाइज़ करना है एटलीस्ट हाँ, अपना कम से जितना कम। आपको आता है हाँ। और फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन ना, लगाने लेकिन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन थ्योरी अगर अपन एक बार थोड़ा देख लेंगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई थ्योरी भी हो गया, और वरना ऐसे हो जाता है मैंने तो टेस्ट बस क्वेश्चन ही लगाए, थ्योरी तो की नहीं है, तो पता नहीं वहाँ से कुछ आ जाएगा। ओके, तो अब हम नॉर्थ सेक्ट 10 मेंस तक पहुंच चुके हैं, हमने क्रैक कर लिया और इतनी अच्छी रैंक हम ले आए हैं। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब सबसे पहले तो नर्सिंग को ही चूज़ करना था, इस प्रोफ़ेशन को, और सारे बच्चों की अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, उन्होंने क्यों चूज़ किया? जैसे मेरी खुद की कुछ स्टोरी होगी, मुझे करना था, नहीं करना था, कुछ और सोचा होगा मैंने कभी बचपन में, लेकिन हम यहाँ पर आए और फिर वहाँ पे आके उस चीज़ को बहुत अच्छा करना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इस जर्नी का जब सोचा कि चलो कर लेते हैं, नर्सिंग करना है? मैम मेरा तो ऐसा था कि मुझे तो नीट ही करना था, लेकिन फिर नीट में ऐसा था कि कोरोना वगैरह का सिस्टम आ गया, तो हो नहीं पाया। मतलब मेरे लास्ट 550 बने थे मार्क्स। फिर मैंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक रही और मुझे एम्स जोधपुर मिल गया, तो मैंने कहा ठीक है, ये कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने उसको जॉइन कर लिया। लेकिन कर लिया उसके बाद में अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र था, इतने अच्छे मतलब लोगों से मिली। और बाकी जब हम प्रिपेयर करते हैं, है ना? तो प्रिपेयर करते टाइम भी जैसे हमें नर्सिंग चूज़ करते टाइम सेल्फ डाउट्स थे, है ना? सोच रहे थे करना है, नहीं करना है। तो प्रिपरेशन के टाइम भी शुरुआत में तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, 100% पूरा, ये भी पढ़ देंगे, वो भी पढ़ हुँ। देंगे, सारे टेस्ट लगा देंगे, है ना? लेकिन कभी-कभी बीच में ऐसा फ़ेज़ आता है, वो हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, प्रोफ़ेशनल हो, कॉलेज का प्रेशर है ना? एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो एक फ़ेज़ आता है कभी-कभी जब सेल्फ डाउट आ जाता है बच्चे को, क्या मैं सही हुँ, कर रहा हुँ। हूँ क्या? या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ? तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की? और अगर हमारे बच्चे, है ना, आपके जूनियर्स, फेलो जूनियर्स अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, सेल्फ डाउट में जाते हैं, तो उन्हें उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? ऐसा तो बहुत बार मेरे साथ में भी होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही तो पढ़ रही हूँ ना। लेकिन मेरा तो ऐसा था कि मुझे जैसे ही ऐसा लगता था तो मुझे ऐसा था कि टेस्ट दे देती हूँ। ये तुमने बड़ा यूनिक सॉल्यूशन बताया है तो कि जिस चीज़ ये वो वाली चीज़ होगी, जिससे डरते हो ना उसी को पकड़ लो। नहीं, मेरे को ऐसे देखना था कि अगर टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए और अच्छी रैंक आई ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि ठीक है, अगर उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं सही पढ़ रही हूँ। क्योंकि कई बार थ्योरी भी जब अपन पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएँगे भी कि नहीं आएँगे। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं टेस्ट लगा के देख लेती हूँ। ऐसे मेरे लास्ट में बहुत ऐसे हुआ था कि मेरे से थ्योरी नहीं होगा, अब क्या करूँ, मेरे से हो जाएगा क्या? मैंने कहा मैं टेस्ट लगा के देखती हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी, वो भी हँसते थे कि भाई इतनी टेंशन में टेस्ट कौन देता है, कुछ और देखना चाहिए कि कोई म्यूजिक वगैरह का। हुँ। ऐसा मैंने कहा नहीं, मेरे को तो टेस्ट देना था, उसमें रैंक देखनी थी। अगर रैंक अच्छी आती थी ना तो फिर मेरे को लगता था कि मैं सही पढ़ रही हूँ, मतलब गलत तो नहीं पढ़ रही। मेरा तो तो क्या ये था। बाकी बच्चों को भी आप ये वाला जो आपका नुस्खा है, ये क्या रिकमेंड करोगे कि आपको टेस्ट दे देना चाहिए?
वो तो मैम वो ज़्यादा ही हो जाएगी, बोलेंगे बहुत पढ़ाकू लड़की है। ठीक है, चलो ये टेस्ट वाली बात तो हो गई। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नॉर्सेट 11 अटेम्प्ट करेंगे और वो उनका पहला अटेम्प्ट होगा। एंड पहला अटेम्प्ट हमेशा स्पेशल होता है बहुत ज़्यादा। अभी बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, स्टार्टिंग फेज़ में हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उन्हें एग्ज़ैक्टली एज़ अ फ्रेशर कैसे अपीयर होना है, कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए मैम बहुत सारा सिलेबस होता है, तो उसको देख कर ऐसे डर लगता है कि भाई इतना सारा सिलेबस होगा कैसे, क्योंकि पूरे 4th ईयर तक का पूरा सिलेबस अपने को जैसे बहुत कम टाइम के अंदर रीड करना होता है। तो मैंने तो ऐसे ही किया था कि मैंने तो सब्जेक्ट वाइज़ किया था, ऐसे नहीं कि सब कुछ एक साथ ही करना है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं था और उससे बर्डन भी बहुत हो जाता है, बहुत टेंशन होती है। तो इससे अच्छा है कि आप एक-एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। अगर एक-एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें अच्छा हो रहा है ना, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, अपनी थ्योरी अच्छी हो रही है, क्वेश्चन भी अपन लगा रहे हैं तो सही है। तो मेरा तो ऐसा ही था कि मुझे एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेना है, फिर तीसरा, मतलब मेरा तो ऐसा था। तो अगर अपन थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो वो अच्छे से हो भी जाएगा और बर्डन भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। तो एक साथ करने से बेटर है कि आप एक-एक सब्जेक्ट को लेकर करो। एंड सब्जेक्ट्स का भी जैसे अगर आपने ज़िक्र किया है, तो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत रहता है। कौन से हैं भई ऐसे सब्जेक्ट, कहाँ से शुरू करूँ, है ना? जैसे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी सुना होगा कि नहीं आपको शॉर्ट सब्जेक्ट, छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं हमारे माइनर, उसे आप छोड़ सकते हो, मेजर पे ही ध्यान देना है, नॉन नर्सिंग नहीं करना है ना? ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक आपने अपने हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स को आपने प्रायोरिटी दी है? पहले मुझे ये पूरे करने हैं, इनको बाद में देखेंगे, ये वाला? अब मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ओबीसी था, तो मैं तो सबसे पहले वहीं से ही स्टार्ट करती थी। उसको पढ़ने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था। मतलब एक साथ ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट देखती थी तो ऐसा लगता था भाई कैसे स्टार्ट करूँगी, कहाँ तक एंड करूँगी। उसको तो मेरा पहला सब्जेक्ट मेरा अच्छा था कि ओबीसी मेरी हमेशा से ही अच्छी थी। ओके मानता, मुझे बहुत इंसाइटफुल लगी आपकी बातें एंड काफ़ी नेचुरल, है ना? कि बिल्कुल आपने कोर से समझा है नॉरसेट को एंड तभी इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आए हैं। एंड हमारे बाकी एस्पिरेंट्स जो हो सकता है शायद फ्रेशर्स नहीं हैं या फिर फ्रेशर्स भी हैं, हमारे सारे ही बच्चे आपको देख रहे हैं फ़िलहाल। तो नॉरसेट 11 के एस्पिरेंट्स के लिए या आगे 12 हो सकता है आगे के लिए भी बच्चे आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज या कोई फाइनल नोट आप उनको बताना चाहते हैं, जो चीज़ उन्हें अपनी प्रिपरेशन जर्नी में या लाइफ में भी हमेशा ध्यान रखनी है? मैं एक छोटे से गाँव से ही बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ पे लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं कि वो गाँव में स्कूलिंग है वहाँ तक कर लेगी, उसके बाद में तो क्या ही ज़रूरत है, मतलब शादी का और ऐसे बहुत कुछ होता है। लेकिन मेरे साथ में इसका उल्टा ही था। मेरे मम्मी डैडी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे नेबरहुड थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो भी रिलेशनशिप के अंदर थे, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया है कि मानता को पढ़ाना ही है। मतलब ऐसा था कि मेरे घरवालों को ने तो बहुत ऐसे बोला है कि पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना ही है, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि गाँव के अंदर लड़कियाँ पढ़कर आगे नहीं निकल सकती, गाँव के अंदर भी लड़कियाँ पढ़कर आगे निकल सकती है, कुछ बन सकती है, कुछ कर सकती है, एआईआर टॉपर भी बन सकती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। इवन आजकल तो लड़कियाँ ज़्यादा आगे कर रही है भई, यूपीएससी टॉपर कर रही है लड़कियाँ, तो और तो क्या ही चाहिए। अभी जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैं मम्मी को बोल रही थी पता नहीं मम्मी क्या होगा? मम्मी बोली होने को क्या हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो 11 वाले में कर लेना, 3 महीने ही है, उसमें क्या इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तो मेरे को देख के ऐसे मतलब आँखों में आँसू आ गए भई कि मम्मी, क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब जॉब लगेगी ऐसे करके, तो तब मैंने सोचा कि अच्छा मम्मी और तो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पेरेंट्स का तो बहुत अच्छा था, तो उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स हर लड़की के हों, मैं तो यही चाहूँगी।